नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी इतिहास की अगली क्लास और आज से ही हम प्राचीन भारत के एक ऐसे खंड की शुरुआत करने जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा सवाल अगर प्राचीन भारत में किसी से पूछे जाते हैं तो वो है आपकी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। आज से हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ये एक बड़ा टॉपिक है और इसमें से कुछ भी छोड़ना प्राणघाती होता है, क्योंकि ये फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, ये फेवरेट टॉपिक है हर पीएससी का, यानी कि जितने भी स्टेट प्रोविंस के जो एग्जाम होते हैं उनका भी जो है फेवरेट टॉपिक रहा है। तो कोई भी सेक्शन इस टॉपिक का छोड़ना अपने आप में प्राणघाती होता है। इसलिए हम एक एक चीज की विस्तृत व्याख्या करते हुए इसको पढ़ेंगे, चाहे 3 क्लास लगे या 4 क्लास लगे या 5 क्लास लगे, ठीक है। क्योंकि हमें फाइनली करना क्या है, सवाल सही करना है परीक्षाओं में, हमें क्लास नहीं गिनना है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो हमें हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है। अब इसमें कई हेडिंग बनेंगे, ठीक है। चलिए उन हेडिंग को हम बना लेते हैं और उसके बाद में फिर अपनी पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो इसकी भूमिका हम समझेंगे, दूसरा है इसकी उत्पत्ति हम समझेंगे, और कालखंड इसका क्या है, इसका विस्तार कितने वर्ष से प्रारंभ होता है, कहां तक है। उसके बाद में हम महत्वपूर्ण स्थलों को पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं, और उसके बाद में क्रियाकलाप में हम राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, यानी कि इनका अलग अलग करके वर्गीकरण हम समझेंगे। इसके अलावा अन्य जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं इससे संबंधित, यानी कि किस तरीके से इसका संबंध समकालीन सभ्यताओं से था, या इनकी जो नगर नियोजन की व्यवस्था थी वो कैसी थी, तो उसको हम आर्थिक में कवर कर लेंगे, या जो छूटेगा उसको हम अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहली क्लास में हम यहीं से शुरुआत करते हैं, भूमिका से, ताकि आप ये समझ पाएं कि ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और भूमिका से जो यूपीएससी सवाल बनाती है उसको आप आसानी से हल कर पाएँ। इसलिए सबसे पहले हम इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसको हटा दे रहा हूँ और शुरुआत होगी भूमिका से, ठीक है। उम्मीद है कि 4-5 क्लास में उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए हड़प्पा सभ्यता। अब सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, या प्रथम नगरीय क्रांति, ये जो है ये अलग अलग नाम, या सरस्वती सभ्यता भी इसे कहते हैं। क्यों इसके अलग अलग नाम हैं और इसके पीछे की जो कहानी है वो क्या है, क्रोनोलॉजी क्या है, वो हमें समझना है। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये है कहाँ, लोकेटेड कहाँ है, ठीक है। तो ये पश्चिमी भारत में है, भारत के पश्चिम पार्ट में है, ठीक है, पश्चिमी भारत में है। और जो इसका विस्तार है ये वर्तमान में पाकिस्तान और भारत, यानी कि जो पुराना भारत था, अखंड भारत था, उसी में सभ्यता थी। लेकिन आज़ादी के बाद में बंटवारा हुआ और कुछ भाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, इसलिए इस सभ्यता का बहुत सारा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में, हड़प्पा जिसे आप कहते हैं वो पाकिस्तान में ही है, ठीक है। तो इसका जो सबसे उत्तरी भाग है मांडा, वो जम्मू एंड कश्मीर में है, चिनाब नदी पर।
ठीक है, चिनाब नदी पर है, मांडा में। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जो सबसे पूर्वी भाग है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर है यूपी के मेरठ में, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी, जो कि यमुना नदी का पार्ट है, ठीक है। जो दक्षिणतम बिंदु इसका है हड़प्पा सभ्यता का, वो है दैमाबाद। दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। प्रवरा नदी के तट पर। कौन सी नदी? प्रवरा नदी। ये सब सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और जो इसका पश्चिम बिंदु है वो है सुतका गेंडर। और ये कहां पर है? बलूचिस्तान में। और ये है दासक नदी के तट पर। दासक नदी के तट पर। तो इस प्रकार जो हड़प्पा सभ्यता है उसका अगर आप जो है भौगोलिक चित्रांकन करने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि ये जो है एक त्रिभुज के आकार में सभ्यता क्या थी? विकसित थी। ये एक त्रिभुज के आकार में सभ्यता क्या थी? विकसित थी। तो हो सकता है अगर इससे जो है कभी सवाल पूछे, यूपीएससी से सवाल पूछती है तो ये लगभग त्रिभुज जैसा दिखता था। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये त्रिभुज जैसा आपको दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। अपने समय की जो समकालीन सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और सुमेरियन सभ्यता, ये इन सभ्यताओं से कई गुना बड़ी थी, ठीक है। ये अपनी सभ्यताओं, ये इन समकालीन सभ्यताओं से कई गुना बड़ी थी। और जो इसका क्षेत्रफल था प्रारंभिक दौर में, जब कम स्थलों की खुदाई हुई थी तो इसका जो है 12,99,000 वर्ग किलोमीटर थी। अब आप कल्पना कीजिए कि कितनी बड़े क्षेत्रफल में सभ्यता फैली हुई थी। और वर्तमान स्थिति ये है, ये प्रारंभिक स्थिति है जब कम स्थलों की खुदाई हुई थी। वर्तमान में करीब 1400 से लेकर के 1500 के बीच में स्थलों की खुदाई हो चुकी है। और इसका क्षेत्रफल वर्तमान में लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 20 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी कि एक बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र में यह सभ्यता फैली हुई थी, लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में करीब 1400 से लेकर के 1500 के आसपास स्थल जो है खोदे जा चुके हैं, जिनकी पहचान हो चुकी है कि ये उसी सभ्यता से संबंधित थे, ठीक है ना। अब चलिए बात करते हैं कि इसको अलग अलग इन नामों से क्यों जाना जाता है, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है, ठीक है। ताकि आप ये समझ पाएं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, उसी को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, उसी को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, कई बार उसको सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है या प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। इसको कहने का कारण क्या है इसे समझते हैं, ठीक है। क्योंकि भूमिका तो यहीं से बनेगी और हमारा हेडिंग भी है भूमिका का ही, ठीक है। ये अपने आप में एक ऐसी सभ्यता थी कि जब आप ढंग से इसको पढ़ेंगे और विजुलाइज करेंगे ना, आपको लगेगा कि वर्तमान की जो आधुनिक व्यवस्था है, जब इंसान को ये इल्हाम हो गया है कि वो बहुत तरक्की कर लिया है, वो तो चांद पर पहुंच गया, वो मंगल ग्रह पर पहुंच गया, लेकिन जो जीवन स्तर हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की थी, जैसा उनका बसावट था, बनावट था, वो आज के वर्तमान मानव के समाज से कतई कम नहीं था। आप कल्पना कीजिए कि आज से कितने वर्ष पूर्व, करीब 3500 वर्ष पूर्व ऐसी सभ्यता थी, ठीक है। 3500 वर्ष पूर्व तो समाप्त लगभग हो गई थी, उससे पहले थी वो, ठीक है ना। क्योंकि अभी 2000 चल रहा है
और 25 जो हड़प्पा सभ्यता के कालखंड की कई मान्यताएं हैं, लेकिन एक है कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। तो आप 2000 में 2500 जोड़ दीजिए, यानी कि करीब 4500 वर्ष पूर्व जो सभ्यता प्रारंभ होती है उसमें कोई भी कमी नहीं है। जो वर्तमान में आप देखते हैं कि आप नालियाँ देखते हैं, आप सड़कें देखते हैं, आप घर देखते हैं और जो है सामाजिक स्थल देखते हैं, ऐसी सारी सुविधाएं उस वक्त थी। तो ये अपने आप में एक अनोखी चीज़ है। चलिए देखते हैं कि इसे अलग अलग नाम से जानने का उद्देश्य क्या है। तो इसके सारे नाम लिख लेते हैं पहले। इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, इसे सरस्वती सभ्यता कहा जाता है, प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए भी एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये अलग अलग नाम क्यों है, ठीक है। तो पहले हड़प्पा की बात करते हैं। 1826 ईस्वी में जॉन मैसन नाम के एक व्यक्ति ने सबसे पहले हड़प्पा टीला को देखा, ठीक है ना। 1826 ईस्वी में जॉन मैसन नामक एक व्यक्ति ने सबसे पहले हड़प्पा के टीले का अवलोकन किया, उस तरफ अपना ध्यान आकृष्ट किया, लेकिन कोई उस पर विचार विमर्श नहीं हुआ। देखा और उसे लगा कुछ है, चला गया। खुदाई नहीं हुई, जांच नहीं हुआ, तो जानकारी इसकी नहीं मिली। 1853 से लेकर के 56 के बीच में ये भारत में क्रांति का दौर है। रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, डलहौजी का टाइम था। तो उस वक्त कराची से, वर्तमान में पाकिस्तान में है, कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और इन रेलवे लाइनों पर बिछाने के लिए ईंटे के टुकड़ों की जरूरत थी। वर्तमान में हम पत्थर डालते हैं, पहले ईंटों के टुकड़े डाले जाते थे, पत्थर डाले जाते थे, ठीक है। तो उन ईंटे के टुकड़ों को डालने के लिए इसी हड़प्पा स्थल के ईंटे का प्रयोग किया गया, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में हड़प्पा पड़ता है। और इस पूरे प्रोजेक्ट के जो हेड थे वो कनिंघम थे। कौन थे? कनिंघम, जो अपने आप में एक जो है इतिहासकार भी हैं, कनिंघम थे। और इस प्रोजेक्ट पर जो काम कर रहे थे वो थे ब्रंटन बंधु, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। तो इन दोनों ने थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट किया, ये जो है ईंटे विशेष प्रकार के थे, इन सब पर थोड़ा सा अपना ध्यान आकृष्ट किया, लेकिन बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। और रेलवे उस वक्त एक क्रांति के तरीके से था, तो इस पर जो है विचार करने के लिए ना किसी के पास समय था और ना कोई इंटरेस्टेड था, ठीक है। तो वहाँ भी ये बात जो है दबी की दबी रह गई और ये ब्रंटन बंधुओं ने अपना काम आगे जारी रखा, रेलवे वाला, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 1921 में जॉन मार्शल ASI के अध्यक्ष थे या मुखिया थे, ठीक है। पुरातात्विक सर्वेक्षण ऑफ इंडिया के जो है ये मुखिया थे। और इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम शाहनी नामक एक व्यक्ति ने सबसे पहले
हड़प्पा स्थल की खोज की। हड़प्पा स्थल की खोज की। चूंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज हुई, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है ना, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। आजादी से पूर्व जितने भी हड़प्पाई स्थलों की खोज हुई थी, करीब 1100 स्थलों की खोज उस वक्त हो चुकी थी। इन स्थलों में से अधिकांश स्थल जो थे वो सिंधु नदी के घाटी में पाए गए, यानी कि सिंधु नदी के तीरे तीरे पाए गए। घाटी का मतलब होता है जो उसके इर्द गिर्द की जगह होती है। तो सिंधु नदी घाटी के आसपास अधिक हड़प्पाई जो है क्षेत्र पाए गए, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, अगर आप सिंधु नदी का मैप में अवलोकन करेंगे तो ये भारत के पश्चिमी पार्ट में जो है मुड़ जाती है हिमालय से निकलने के बाद में, और ये दूसरी आपकी नदी है गंगा जो पूरब की ओर मुड़ जाती है, और इसके बीच में एक नदी बहती थी जो अब विलुप्त हो गई है, सरस्वती जिसे आप कहते हैं। किताबों में आपको मिलती है, ये नदी अब दिखाई नहीं पड़ती है। हालांकि राजस्थान में बहने वाले घग्घर नदी को कई लोग कहते हैं कि ये सरस्वती नदी है, या उसकी खुदाई भी हो रही है, इससे बहुत सारी न्यूज आती रहती हैं। तो सरस्वती नदी से नदीतमा कहा जाता था। इस नदी, इन दोनों के बीच में करीब 1100 स्थल मिले, गंगा के बीच में और सिंधु के बीच में। ठीक है, तो इसलिए इसको कई बार सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, प्रथम नगरीय क्रांति कहने के पीछे का कारण क्या है, चलिए इसको समझते हैं। नगर क्या होता है, नगर और ग्राम में अंतर क्या है। जो ग्रामीण जीवन होता है वो अपेक्षाकृत नगरीय जीवन से कम समृद्ध होता है, आधुनिकता उसमें कम होती है। ठीक है, तो जब ग्रामीण क्षेत्र में एक रूपता आती है, नाप तौल में एक रूपता आती है, सड़कों का निर्माण होता है, एक ग्रिड पद्धति पर घर बने होते हैं। ठीक है, और जो है समाज डेवलप कर रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, तो कहते हैं कि ये नगर है। ठीक है, ये नगर है। तो प्रथम जो नगरीय क्रांति हुई, क्रांति का मतलब होता है बड़ा, एक बड़ा बदलाव, एक बिग चेंज, और जो अचानक हो, जिसका जो निश्चित ना हो, जिसका कोई प्लानिंग ना किया गया हो, अचानक कोई क्रांति हो जाए तो उसे जो है क्रांति कहते हैं। कोई बदलाव हो जाए उसे क्रांति कहते हैं। तो प्रथम नगरीय क्रांति होती है हड़प्पा में। आप आगे देखेंगे जब उनका नगर नियोजन हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने एक बेहतरीन से बेहतरीन प्रयोग उस वक्त उन्होंने किए थे अपने नगरों को बसाने के लिए। ऐसा जो है व्यवस्था न समकालीन सभ्यताओं में मिलता है, न उसके बाद के जो है कालखंड में मिलता है। इसलिए ये प्रथम नगरीय क्रांति है, और इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति की सभ्यता भी इसीलिए हम कह देते हैं। अब बात करते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता की, कि इसे कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। कांसा एक प्रकार का मिश्र धातु है जो कि तांबा और टीना से मिलकर के बनता है। किससे? तांबा और टीने से मिलकर के बनता है कांसा। ठीक है, तो आप शायद आपने पढ़ा हो कहीं जीएस में कि इंसानों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग किया था। उसके कुछ समय पश्चात जो है उन्हें टीना मिल जाता है, और वो इन दोनों को मिला करके और ठोस हथियार औजार बनाना शुरू करते हैं, और वो होता है इसी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में। और इससे एक व्यापक बदलाव होता है, कृषि में विस्तार होता है, उत्पादन बढ़ता है। जब उत्पादन बढ़ेगा तो सरप्लस होगा, सरप्लस होंगे तो बाजार बनेंगे, बाजार बनेंगे तो लेन देन होगा, दुकानें बढ़ेंगी, व्यवसाय होगा। तो ये जो है कांस्ययुगीन सभ्यता इसीलिए कही जाती है क्योंकि कांसा की वजह से आमूल चूल परिवर्तन इस सभ्यता में देखे गए। अब जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जो लेटर वैदिक पीरियड होगा वहाँ पर लोहा मिलेगा, और उसके बाद में द्वितीय नगरीकरण होगा, बड़ी क्रांति होगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम नगरीय क्रांति किसके कारण हुई? कांसा के कारण हुई, और कांसा चूंकि बड़े व्यापक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार था, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। इसमें आपने भूमिका को समझा। अगली क्लास में हम इसकी उत्पत्ति पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद में जो क्रम बना हुआ है उस पर हम बात करते रहेंगे। कैसा लगा आपको क्लास? लिख करके जरूर बताइए।
बने रहिए ओनली यूपीएससी के साथ। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।